हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल रूप क्लासेस। हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की केमिस्ट्री, थर्ड चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तता। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा आवर्त सारणी का दीर्घ रूप या आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें हमने बताया था आवर्त सारणी का समुदायों में वर्गीकरण, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक में कौन कौन आते हैं? दो प्रकार के तत्व बताए थे। क्षार धातु फर्स्ट ए वर्ग के, क्षारी मृदा धातु में सेकंड ए वर्ग की। पी ब्लॉक में बताए थे एक तो ये जो मुख्य वर्ग के तत्व भी कहलाते हैं। 13वां वर्ग है बोरॉन परिवार और 14वां वर्ग है कार्बन फैमिली। 15वां ग्रुप या वर्ग है नाइट्रोजन फैमिली। 16 ग्रुप है ऑक्सीजन परिवार। तो ऑक्सीजन परिवार के सदस्य कहलाते हैं चालकोजन। और 17वें वर्ग यानी हेलोजन परिवार, ये कहलाता है हेलोजन वर्ग। 18वां या जीरो ग्रुप है अक्रिय गैसों का, उत्कृष्ट गैसों का, नोबल गैसों का। बीच में थी डी ब्लॉक के तत्व या धातुएं, जिसकी 4 श्रेणियां थी, 3D वाली, 4D, 5D और 6D। नीचे एफ ब्लॉक थे लैंथेनाइड, एक्टिनाइड। तो और सारणी में 3 प्रकार के तत्व बताए थे हमने। एक तो धातु और अधातु। धातु क्या होती हैं? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से रिलीज कर देते हैं, धातुएं कहलाती है मेटल्स। और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती हैं, वो कहलाती है अधातुएं। तो धातुओं की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, देने की, और अधातुओं की होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, एक्सेप्ट करने की। इन दोनों को सेपरेट करने वाली एक लाइन आवर्त सारणी में आती है, विकर्ण रेखा। यहाँ इस पर विकर्ण स्थिति पर कौन कौन से आते हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटिन। इसी डिनोमा जो दिखा रखी है लाइन, जो विकर्ण के ऊपर जो आ रहे हैं, ये तत्व हैं बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटिन। तो इस रेखा के इधर वाले तत्व बताए थे अधातु और इधर वाले सब धातुएं। और इस लाइन पे जो तत्व आ रहे हैं, इनको याद करने के लिए कोड भी है, बा सी आज तेरा आटा। तो इस लाइन के इधर धातु, इधर अधातु, और इस लाइन के ऊपर वाले तत्व उपधातु। उसके बाद नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और आता है, परमाणु क्रमांक 117 एवं 120 वाले तत्वों की खोज अब तक नहीं हो पाई है। बताइए कि इन तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के किस परिवार या वर्ग में होना चाहिए तथा प्रत्येक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो आवर्त सारणी हमने अच्छी तरह याद कर ली है, तो फिर हम कर सकते हैं। 117 और 120 वाले तत्वों के बारे में पूछा है कि वो किस परिवार के अंतर्गत आएंगे। तो आवर्त सारणी में हम देख रहे हैं 112 तक के तत्व यहाँ तक आ गए। 113 वाला तत्व कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। इनके IUPAC नाम हमने पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। 113, 114 वन के लिए क्या लेते हैं? अन यू। वन के लिए क्या लेते हैं? फिर यहाँ पर आना आएगा, स्मॉल यू आएगा। प्रत्येक में करेंगे तो पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल में, बाकी सभी स्मॉल में। 4 के लिए क्वाडियम। 114 15वां यहाँ आएगा, पेंडियम, अनपेंडियम, अनहेक्सियम, अनसेप्टियम, और यहाँ पर क्या आएगा? 118। तो 117 यहाँ पर आएगा, अनसेप्टियम।
उसका आयुकेशन नाम होगा। किस परिवार में आएगा? हेलोजन परिवार में आएगा। ये हेलोजन परिवार है 17वां। तो यहाँ परमाणु क्रमांक 117 आएगा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसी के जैसा होगा जैसा कि हेलोजन परिवार के अन्य सदस्यों का है। क्लोरीन का है 2s2 2p5, दूसरे आवर्त में है। क्लोरीन का है 3s2 3p5, तीसरी आवर्त में है। ब्रोमीन का 4s2 4p5, चौथे आवर्त में। पांचवें आवर्त में क्या आएगा? आयोडीन का है 5s2 5p5। यानी हेलोजन परिवार के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी कक्षक पी उपकोश में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन और पी उपकोश में कितने हैं या पी कक्षक में कितने हैं? कक्षकों पी कक्षकों में या पी उपकोश में एक ही बात है। पी उपकोश में 3 कक्षक होते हैं, तीनों कक्षकों में मिलाकर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ ये कौन सा आवर्त आएगा? छठा। इसमें क्या होगा? 6s2 6p5। तो ये जो 17वां पूछा गया है क्वेश्चन में, तो उसका क्या होगा? 7s2 7p5। ये बाह्यतम कोश का बताया है, उसके पीछे वाला हम कर सकते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 117। तो इससे पहले अक्रिय गैस कौन से? रेडॉन। तो रेडॉन 6s2 होगा, उसके बाद 6p6, यहाँ तो रेडॉन का दे रखा है। उसके बाद 5f14 और 6d10। फिर क्या आएगा? 7s2 7p5। इसी प्रकार 120 वाला तत्व कहाँ रखा जाएगा? तो 117 ये था, 118 यहाँ पर आएगा, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 यहाँ आएगा। 19वां फिर कहाँ जाएगा? क्षार धातु वर्ग में आएगा, यहाँ पर 8वें आवर्त में आएगा। 119वां पूछा कौन सा? 120वां। 20वां आएगा इसके नीचे, यानी क्षारीय मृदा धातुओं के नीचे सेकंड ए वर्ग में आएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? बाह्यतम कोश का, जैसे क्षारीय मृदा धातुओं में क्या है? बाह्यतम कोश का विन्यास ns2 है, तो 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। तो यहाँ पर क्या आएगा उसका? 8s2। उससे पहले अक्रिय गैस कौन सी आएगी? यहाँ अक्रिय गैस होगी ये हेक्सियम है, यहाँ पर सेप्टियम, अन हेक्सियम, अन सेप्टियम, UUS, और यहाँ UUO, अन ऑक्टियम। इसका नाम अगर देना चाहें तो क्या आएगा? 119 का तो 1 के लिए तो क्या आएगा? अन UU, और 9 के लिए इनियम, तो UUE। और 120 के लिए 120, 1 के लिए अन यानी U, 2 के लिए बाई यानी बाइबियम, या बाई, बी आएगा UB नील, UBN इसका प्रतीक होगा। विन्यास होगा 8s2 क्षारीय मृदा धातु की तरह। इससे पहले अक्रिय गैस कौन सी होगी? UNO। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आवर्ती गुण एवं गुणों में आवर्तिता। आवर्ती गुण एवं गुणों में आवर्तिता। आवर्ती गुण क्या होते हैं? आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में
विन्यास के साथ उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में भी क्रमिक रूप से परिवर्तन आता है। इसे गुणों में आवर्तिता कहते हैं। बाएं से दाएं जाएंगे और सारणी में या ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन आता है और विन्यास में परिवर्तन के साथ साथ उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में भी क्रमिक रूप से परिवर्तन आता है। इसे गुणों में आवर्तिता कहते हैं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज कहते हैं, तथा गुणों को आवर्ती गुण कहते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे परमाणु त्रिज्या, गलनांक, क्वथनांक, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणता, संयोजकता, एटसेट्रा। तो पहले हम पढ़ेंगे परमाणु आकार के बारे में। परमाणु आकार परमाणु त्रिज्या से डिसाइड होता है, परमाणु त्रिज्या से निर्धारित होता है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? परमाणु में बाह्यतम कोश से, परमाणु में बहुत सारे कोश होते हैं, तो नाभिक से लेकर सबसे बाहर वाला कोश, उसके बीच की दूरी कहलाती है परमाणु त्रिज्या। परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन से नाभिक के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ये जैसे सबसे बाहर वाला कोश है, ये नाभिक है परमाणु का, इनके बीच की दूरी कहलाएगी परमाणु त्रिज्या। क्योंकि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है और आकार बहुत छोटा होता है, अतः परमाणु त्रिज्या कैलकुलेट करना संभव नहीं है। अतः इसके स्थान पर सहसंयोजक तथा वंडर वाल त्रिज्या काम में लेते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या, कोवैलेंट रेडियस क्या होती है? जब एक ही तत्व के दो समान परमाणु, एक ही तत्व के, जैसे हाइड्रोजन H2, तो उसमें दो परमाणु हो गए H और H, N2 N और N हो गए, Cl2 Cl Cl हो गए। एक ही तत्व के दो समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हो तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। एग्जाम्पल Cl2 है, ये दोनों परमाणु आपस में क्या है, क्लोरीन के सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा करेंगे तो होगी सहसंयोजक त्रिज्या, यानी बंध लंबाई, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है बंध की लंबाई बंध लंबाई कहलाती है। तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी बंध लंबाई, इसका आधा सहसंयोजक त्रिज्या होता है। तो जैसे बंध लंबाई की वैल्यू है 1.98 एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पिकोमीटर मतलब और छोटी यूनिट होती है, एंगस्ट्रॉम से पिकोमीटर में बदलेंगे तो पॉइंट इधर खिसकेगा, यानी संख्या बड़ी हो जाएगी तो घात माइनस की बढ़ जाएगी। पिको का मतलब 10 की पावर -12 मीटर। तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 0.99 एंगस्ट्रॉम या फिर 99 पिकोमीटर। एनसीईआरटी में पिकोमीटर में वैल्यू दे रखी है। किसी सहसंयोजक अणु में दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी बंध लंबाई कहलाती है। सहसंयोजक अणु में दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी बंध लंबाई कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या क्या होती है? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो आयन बनता है। अर्थात जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है उससे आयन बनता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धनायन बनता है और परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणायन बनता है। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अथवा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो आयन बनते हैं। आयन की त्रिज्या को ही आयनिक त्रिज्या कहते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे धनायन की त्रिज्या। इसमें इसको एक क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। धनायन का आकार या धनायन की त्रिज्या अपने संगत उदासीन परमाणु से छोटा होता है, क्यों?
धनायन का आकार अपने संगत उदासीन परमाणु यानी जिससे वो धनायन बना है उससे छोटा होता है क्यों? तो ये जैसे कोई परमाणु है सोडियम, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाया, धनायन की साइज क्या है? जो परमाणु था संगत परमाणु इससे छोटा है, ये परमाणु बड़ा है, धनायन का आकार छोटा है। तो सोडियम हम क्या देखते हैं कि इसका विन्यास होता है 281, बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन, 281। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ये क्या बना लेगा? सोडियम धनायन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने बचेंगे? 28, यानी 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इसमें 3 कोष थे, 1 2 पहला, दूसरा तीसरा। अब इसमें बाह्यतम कोष समाप्त हो गया, बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन था तो 2 कोष बचे। तो धनायन का आकार हमेशा अपने संगत उदासीन परमाणु से कम होता है। इसके निम्न कारण है। एक तो धनायन बनने पर कोष की संख्या घट जाती है, धनायन बना तो कोष कम हो गया, 3 कोष थे 2 ही कोष बचे। तो धनायन बनने पर कोष की संख्या घट जाती है जिससे आकार छोटा होता है। दूसरा, धनायन बनने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी घट जाती है जिससे उनके मध्य लगने वाले अंत इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण का मान घट जाता है। आपस में क्या होता है? उनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होता है जिससे आकार फैलता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट गई तो उनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण का मान भी घट जाता है जिससे आकार घटता है। तीसरा है प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्ट। तो परमाणु में अंदर के कोषों के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले नाभिकीय आकर्षण बल को रोकने का प्रयास करते हैं जिससे लगने वाला नाभिकीय आकर्षण वास्तविक नाभिकीय आकर्षण बल से कम होता है। इसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो ये तो हमने बताया प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में। अब तीसरा कारण जो चल रहा था, प्रभावी नाभिकीय आवेश की वजह से क्या होता है? धनायन बनने पर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो नाभिक आवेश का मान यानी नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा जिससे आकार घटता है। सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 11 है। सोडियम धनायन में यानी सोडियम के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन देने के पश्चात क्या बना? सोडियम आयन बना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, प्रोटॉन तो 11 ही रहने हैं। तो सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन का अनुपात है 1:1, यानी 11 इलेक्ट्रॉनों को 11 प्रोटॉन आकर्षित करते हैं। और सोडियम आयन में क्या है? 10 प्रोटॉनों को 10 इलेक्ट्रॉनों को 11 प्रोटॉन आकर्षित करते हैं। तो अनुपात कितना आएगा? 10 और 11 लिखेंगे, उनके नीचे हम 10 और 11 लिखकर 10 से डिवाइड करेंगे तो अनुपात कितना आएगा? 1:1 सही 1/10। तो सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन आकर्षित करते हैं, अतः 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 प्रोटॉन का आकर्षण बल लगता है। 11 को 11 तो 1 पर 1 का हो गया। जबकि सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन आकर्षित करते हैं, अतः 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 सही 1/10 प्रोटॉन का आकर्षण लगता है जिससे आकार घट जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ऋणायन की त्रिज्या। इसको भी क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। ऋणायन का आकार अपने संगत उदासीन परमाणु से बड़ा होता है, क्यों? ये सामान्य परमाणु है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऋणायन हो गया, इसका आकार बड़ा दिखा दिया हमने। 287 इसका विन्यास यानी 17 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन लेने पर कितने हो जाएंगे? इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 288 विन्यास। तो ऋणायन का आकार अपने संगत उदासीन परमाणु से अधिक होता है, क्यों? निम्न कारण है इसके। पहला तो कारण क्या है? ऋणायन बनने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है जिससे उनके मध्य अंत इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है जिससे आकार बढ़ता है। दूसरा, ऋणायन बनने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है जिससे आकार बढ़ जाता है। तो प्रभावी नाभिक आवेश कैसे घटेगा?
इसमें तो क्या है, 17 इलेक्ट्रॉन को 17 प्रोटॉन आकर्षित कर रहे हैं, एक तो एक इलेक्ट्रॉन पर एक प्रोटॉन का आकर्षण लग रहा है। क्योंकि यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में, एक से 1/17 इलेक्ट्रॉन पर एक प्रोटॉन का आकर्षण लग रहा है। तो नाभिक आकर्षण बल या प्रभावी नाभिक आवेश घट गया, जिससे आकार बढ़ता है। उसके बाद है परमाणु आकार में आवर्तिता। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर या ऊपर से नीचे जाने पर क्या अंतर आता है? तो पहले हम पढ़ेंगे आवर्त में परिवर्तन। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी पीछे हमने पढ़ी है, आवर्त में एक किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, इधर से इधर चलेंगे, तो क्या होगा, परमाणु आकार लगातार घटता जाता है। इसके निम्न कारण है। एक तो कोष स्थिर रहते हैं, कोषों की संख्या स्थिर रहती है, कोष तो बढ़ते नहीं है। दूसरे आवर्त में कोष कितने मिलेंगे? दूसरे आवर्त में जितने भी तत्व होंगे सभी में 2 कोष होंगे, तीसरे में सभी में 3 कोष होंगे। तो कोषों की संख्या स्थिर रहती है। और दूसरा, नाभिकीय आवेश क्रम से बढ़ता जाता है। नाभिकीय आवेश या प्रभावी नाभिकीय आवेश क्रम से बढ़ता जाता है। जैसे लिथियम, दूसरा आवर्त ले लिया हमने, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। परमाणु क्रमांक 3 है, इसका विन्यास होगा 2 और 1 यानी 3, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन कोष तो, कोषों की संख्या फिक्स है, कोष 2 ही है, पहला कोष, दूसरा कोष, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। तो कोष नहीं बढ़ते, जैसे मंजिल नहीं बढ़ती बिल्डिंग में। नाभिक आवेश डिसाइड होता है परमाणु क्रमांक से। परमाणु क्रमांक 3 लिथियम का, बेरिलियम का 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है, कोष स्थिर है। तो उससे क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार लगातार घटता जाता है। तो लिथियम में 2 कोषों को 3 प्रोटॉन आकर्षित करते हैं, बेरिलियम में 2 कोषों को 4 प्रोटॉन आकर्षित करते हैं। इसलिए बेरिलियम का आकार लिथियम से छोटा होगा। इसी क्रम में प्रथम आवर्त में क्षार धातुओं का परमाणु आकार सबसे बड़ा और उत्कृष्ट गैसों का सबसे छोटा होता है। तो वर्ग में किस प्रकार परिवर्तन होता है? आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे। जैसे पहला वर्ग है क्षार धातुओं का, ली, ना, के, रब से फ्रांस में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस प्रकार से। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। लिथियम में 2 कोष हैं, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में 3 कोष हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। पोटेशियम में 4 कोष हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो नीचे से ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, कोषों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश तुलनात्मक रूप से घटता जाता है। कोष बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश तुलनात्मक रूप से घटता जाता है, जिससे क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार घटता जाता है। नाभिक आवेश का मान भी बढ़ता है, लेकिन बढ़ते कोषों के सामने इसका प्रभाव नगण्य रहता है। तो कोषों के बढ़ने पर नाभिकीय आवेश भी बढ़ता जाता है, लेकिन बढ़ते कोषों के सामने नाभिकीय आवेश का प्रभाव नगण्य रहता है। ये क्वेश्चन है, संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्या अपरिवर्तित या कम परिवर्तित क्यों होती है? इनकी त्रिज्या लगभग स्थिर सी रहती है, क्यों? तो इसका क्या कारण है, क्योंकि संक्रमण श्रेणी के तत्वों में नया आने वाला इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष में प्रवेश न करके उपांत्य कोष में प्रवेश करता है। इस कारण नए इलेक्ट्रॉन ns2 इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिससे परमाणु आकार में कमी बहुत
अल्प होती है। उसके बाद नेक्स्ट है सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी, परमाणु तथा आयनों की वह श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी कहलाती है। नाम से स्पष्ट है, परमाणु तथा आयनों की वह श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी कहलाती है। प्रत्येक तत्व क्या चाहता है? उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहता है, अतः इस श्रेणी में उत्कृष्ट गैस को आधार लेते हैं। जैसे नियोन है, नियोन से पहले क्या फ्लोरीन होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नियोन के बाद में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका परमाणु क्रमांक 10। तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8 आएंगे। सोडियम क्या करता है? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम प्लस में, सोडियम धनायन में 10 ही बचेंगे, 2 8। मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 10 ही बचेंगे। एल्युमिनियम में 13 होते हैं, 3 देने के बाद 10 ही बचेंगे, 2 8। ऐसे ही फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 लेने के बाद कितने हो जाएंगे? 10 ही हो जाएंगे, 2 8 आएंगे। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 होते हैं, 2 लेने के बाद 10 हो जाएंगे, 2 और 8। नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 3 लेने के बाद कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Ne Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस ये क्या है? सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी है, जिनमें सभी में क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही H2 माइनस Cl माइनस आर्गन, पोटेशियम, K प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, Sc3 प्लस। इन सभी में क्या है? आर्गन के समान 20 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 8 नहीं 18 इलेक्ट्रॉन है। इन सभी में आर्गन के समान 18 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 8। इसमें 19 होते हैं, 1 देने के बाद 18 बचेंगे। इसमें 20 होते हैं, 2 देने के बाद 18 बचेंगे। इसमें 21 होते हैं, 3 देने के बाद 18 बचेंगे। सही इधर क्लोरीन में 17 होते हैं, 1 लेने के बाद 18 हो जाएंगे। इसमें 16 होते हैं, 2 लेने के बाद 18 हो जाएंगे। तो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, आकार क्रम से घटता जाता है। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, आकार क्या होगा? घटता जाता है, क्योंकि धनायन पर आवेश बढ़ रहा है, जिससे आकार छोटा होता जाता है। आकार इसका कितना है? इसका बड़ा आकार है H2 माइनस का। परमाणु क्रमांक 16 17 18 19 20 21। क्वेश्चन है सोडियम प्लस Mg2 प्लस एल्युमिनियम 3 प्लस सम इलेक्ट्रॉनीय है, परंतु इनका आकार भिन्न भिन्न होता है, क्यों? सोडियम प्लस Mg2 प्लस एल्युमिनियम 3 प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 2 8। इसमें भी 2 8 है, सभी सम इलेक्ट्रॉनिक है। वैसे तो परमाणु में तो 11 12 13 होते हैं, लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन खो दिए, इसने 2 खो दिए, इसने 3 दे दिए। तो कितने रह जाएंगे? सभी में इलेक्ट्रॉन तो 10-10 रहेंगे। प्रोटॉन कभी बदलते नहीं है किसी परमाणु के या आयन के। तो यहाँ परमाणु क्रमांक सोडियम का 11, तो प्रोटॉन 11, Mg में 12 प्रोटॉन और इसमें 13 प्रोटॉन। तो सोडियम में 2 कोषों को 11 प्रोटॉन आकर्षित करते हैं, मैग्नीशियम में 2 कोषों को 12 प्रोटॉन आकर्षिक करते हैं, और एल्युमिनियम में इसी प्रकार 2 कोषों को 13 इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं। अतः सोडियम की अपेक्षा Na प्लस की अपेक्षा Mg2 प्लस का आकार छोटा होता है। इसी क्रम में एल्युमिनियम 3 प्लस का आकार सबसे छोटा होगा। तो ये थी सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी। उसके बाद है आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव। किसी गैसीय उदासीन परमाणु की, पहले पढ़ चुके हैं परिभाषा, किसी गैसीय उदासीन परमाणु की सामान्य अवस्था में बाह्यतम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या लेने के लिए
आवश्यक ऊर्जा यानी जो ऊर्जा देनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। इसका मात्रक किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। जैसे कोई गैस उदासीन परमाणु एम ले लिया, जनरली धातु होती है मेटल, तो इसको एम ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन देती है? धातु ही देती है। तो उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनाएगा? धनायन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो उदासीन परमाणु, गैसीय उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहलाएगी, जो ऊर्जा देनी पड़ेगी वो कहलाएगी आयनन एंथैल्पी। तो पहला इलेक्ट्रॉन लेने के लिए प्रथम आयनन एंथैल्पी, इसके बाद इससे एक इलेक्ट्रॉन और लेना चाहे वो कहलाएगी द्वितीय आयनन एंथैल्पी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बनेगा? धनायन बन गया। अब धनायन से एक इलेक्ट्रॉन और लेना है तो उसके लिए जो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी वो कहलाएगी द्वितीय आयनन एंथैल्पी। अब क्या बनेगा? M2 प्लस बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन और लेंगे तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान प्रथम से अधिक होते हैं सदैव, E2 ग्रेटर देन E1। द्वितीय आयनन एंथैल्पी या द्वितीय आयनन विभव का मान प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है, क्योंकि धनायन बनने पर परमाणु आकार घट जाता है। परमाणु आकार घटेगा तो प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, नाभिक की पकड़ बढ़ जाती है, आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे धनायन से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसी क्रम में तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान तीसरे आयनन विभव का मान दूसरे से ज्यादा होगा, दूसरे का पहले से ज्यादा होगा। तो क्रम क्या होगा? E3 ग्रेटर देन E2, E2 ग्रेटर देन E1। उसके बाद हम पढ़ेंगे आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। एक तो कारक है परमाणु आकार। बड़ा परमाणु आकार होता है तो उसमें आयनन एंथैल्पी कम होती है, आयनन विभव कम होता है, क्योंकि बड़े आकार वाले परमाणु पर क्या होता है? नाभिक का आकर्षण कम लगता है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। छोटा परमाणु होने पर आईपी अधिक होता है, तो बड़ा परमाणु कम आईपी, छोटा परमाणु अधिक आईपी। बड़े परमाणु आकार वाले तत्वों के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण कमजोर रहता है, अतः इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी के मान कम होता है। दूसरा कारक है आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाला कारक, दूसरा नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश अधिक होने पर इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल अधिक लगता है, अतः आकार छोटा होता है। तो नाभिकीय आवेश बढ़ने पर क्या होगा? आकार छोटा होता है। आकार छोटा होने पर आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, अधिक होती है। तीसरा कारक है कक्षकों का प्रकार। जैसे SPDF कक्षक होते हैं, एस कक्षक नाभिक के पास होते हैं, इन पर नाभिकीय आकर्षण बल सर्वाधिक लगता है, इनसे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कक्षकों के आयनन विभव का निम्न क्रम होता है, एस से सर्वाधिक होता है। एस कक्षक से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, उससे कम P, उससे कम D, उससे कम F। ये क्रम है उपकोषों की आकर्षण क्षमता का, उपकोषों की आकर्षण क्षमता का क्रम या उपकोषों की भेदन क्षमता का क्रम। कक्षकों की एस सबसे अधिक एस का, फिर P का, फिर D, फिर सबसे कम F। क्वेश्चन है बेरिलियम की अपेक्षा बोरोन का आयनन विभव कम होता है, क्यों? बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 बोरोन का 5 होता है, 1s2 2p1। तो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन एस कक्षक से लेंगे, आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी पूछिए तो इलेक्ट्रॉन कहां से लेंगे? एस कक्षक से लेंगे, और एस कक्षक नाभिक के निकट है, इन पर आकर्षण बल अधिक मात्रा में लगता है, अतः
बेरिलियम का आयनन विभव अधिक होता है। बेरिलियम का आयनन विभव अधिक होता है तथा बोरोन में इलेक्ट्रॉन p कक्षक से लेते हैं। यह नाभिक से दूरी पर होते हैं, इन पर आकर्षण बल कम लगता है, अतः बोरोन का Ip, बोरोन का आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी बेरिलियम से कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट कारक है अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। वे कक्षक जो अर्धपूरित तथा अर्धपूरित अथवा पूर्ण पूरित होते हैं अधिक स्थायी होते हैं। इनसे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनके Ip अधिक होते हैं, आयनन विभव अधिक होते हैं, आयनन एंथैल्पी अधिक होती है। क्वेश्चन, नाइट्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन का आयनन विभव कम होता है, क्यों? नाइट्रोजन का विन्यास देखते हैं, 1s2 2s2 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें p उपकोष में इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में भी p उपकोष में है, लेकिन ये अर्धपूरित है। p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं, यहाँ पर 3 है तो अर्धपूरित है, यहाँ पर 4 है, ये न आधा भरा है न पूरा भरा है। तो नाइट्रोजन में p कक्षक अर्धपूरित अवस्था में होते हैं, यह अधिक स्थायी होते हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः नाइट्रोजन का आयनन विभव अधिक होता है। ऑक्सीजन में p4 विन्यास होता है, अतः इसका Ip नाइट्रोजन से कम होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। पांचवा कारक है परिरक्षण, शील्डिंग इफेक्ट या आवरणीय प्रभाव, पीछे भी अभी पढ़ा है हमने। बड़े आकार वाले तत्वों में बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल अत्यंत कम होता है, क्योंकि अंदर के कोश बाहरी कोशों के सभी इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश को जाने नहीं देते, यह इसे आवरण बनाकर रोक लेते हैं। बड़े परमाणु आकार वाले तत्वों में बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल अंदर के कोशों के इलेक्ट्रॉन से दोनों कार्यरत रहते हैं। तो परिरक्षण प्रभाव जब बढ़ेगा तो नाभिक आकर्षण कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिससे आयनन एंथैल्पी घटती है, ये आयनन विभव घटता है। आयनन विभव में आवर्तिता, आयनन एंथैल्पी में आवर्तिता, यानी आवर्त में क्या परिवर्तन होगा, वर्ग में क्या परिवर्तन होगा। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्रम से घटता जाता है, कोश स्थिर रहते हैं, नाभिक आवेश बढ़ता है, इससे आयनन एंथैल्पी के मान, आयनन विभव के मान बढ़ते जाते हैं। अपवाद है कक्षकों का प्रकार, बेरिलियम व बोरोन। तो बोरोन का आयनन विभव कम होता है बेरिलियम से, बेरिलियम का ज्यादा होता है। अपवाद है, पीछे पढ़ा है कारण। अर्धपूरित कक्षक एग्जाम्पल हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का पढ़ा था, रीजन हम जानते ही, इसमें अर्धपूरित अवस्था है। वर्ग में परिवर्तन, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार क्रम से बढ़ता जाता है, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती जाती है, इससे आयनन विभव के मान कम होते हैं। आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी के अनुप्रयोग। ऑक्सीकरण, नंबर 1 है ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व। कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। 4 धातुएं, जैसे लीना के अरब से फ्रांस कोड है, तो 4 धातुएं +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर उत्कृष्ट गैस युक्त विन्यास प्राप्त कर लेती है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर विन्यास आ जाएगा इसका नियोन विन्यास आएगा, उत्कृष्ट गैस नियोन जैसा विन्यास, स्थायी विन्यास है, स्थायी अवस्था है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बनाता है, जो कि स्थायी विन्यास है। यदि Na+ से एक इलेक्ट्रॉन और लेंगे तो Na2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 7, जो कि अस्थायी विन्यास है। तो 4 धातुएं +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, न कि +2। तो 4 धातुएं, स्पष्ट है कि 4 धातुएं
द्विधनात्मक आयन नहीं बनाती क्योंकि E2 माइनस E1 का अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। द्वितीय आयनन एंथैल्पी और प्रथम आयनन एंथैल्पी में अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। यह ऊर्जा रासायनिक क्रियाओं से उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए क्षार धातुएं द्विधनात्मक आयन नहीं बनाती, जैसे Na+2 नहीं बनाती, लिथियम+2, पोटेशियम+2। दूसरा, क्षारीय मृदा धातुएं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। ये द्विधनात्मक आयन बनाती हैं। क्षारीय मृदा धातुएं +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, अर्थात द्विधनात्मक आयन बनाते हैं क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर उत्कृष्ट गैस युक्त विन्यास प्राप्त कर लेती है। जैसे मैग्नीशियम है, बायतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बनेगा, Mg+ बनेगा। 2 8 2 8 1 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि अस्थायी अवस्था है, उत्कृष्ट गैस विन्यास नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन और खोकर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लें, ऊर्जा देंगे, तो कौन सा विन्यास आएगा, 2 8 उत्कृष्ट गैस युक्त विन्यास मिलेगा, नियोन जैसा, जो कि स्थायी अवस्था होती है। तो इनके लिए क्षारीय मृदा धातुओं के लिए E2 माइनस E1 का अंतर, E2 क्या है, द्वितीय आयनन एंथैल्पी, E1 क्या है, प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन विभव, प्रथम आयनन विभव का अंतर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, अतः दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाते हैं। इस प्रकार क्षारीय मृदा धातुएं +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करती। दूसरा अनुप्रयोग है हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति। वे यौगिक जो H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और जो OH- देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। पढ़ा होगा 10वीं क्लास में। तो जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये OH- देता है। Na और O के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, क्या बनेगा, Na+ और OH-। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है। ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, यह साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की प्रवृत्ति दर्शाता है। विद्युत ऋणी कौन होते हैं, जो साजिक इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति रखते हैं, आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, सोडियम से या हाइड्रोजन से। सोडियम का आयनन विभव, यानी इससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि ये विद्युत धनी होता है, अधिक होता है। और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए थोड़ी सी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेगा, जिससे ये बॉन्ड ब्रेक होगा और OH- मिलेंगे। तो सोडियम का आयनन विभव हाइड्रोजन की अपेक्षा कम होता है, अतः ऑक्सीजन सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेता है। इस प्रकार बंध वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन प्राप्त होते हैं। वे यौगिक जो OH- देते हैं क्षार कहलाते हैं। ऐसे ClOH ये अम्ल है, हाइपोक्लोरस अम्ल है। NaOH तो क्या है, क्षार है, जबकि ClOH क्या है, अम्ल है। समझाइए क्यों, दोनों में OH ग्रुप है, NaOH और ClOH। तो NaOH तो क्या है, क्षार है, और ये अम्ल है, तो उसका रीजन हम बता ही रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बता दिया, अब ClOH का देखो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी तत्व है हाइड्रोजन की तुलना में, तो इससे इलेक्ट्रॉन लेना बहुत थोड़ा कठिन पड़ेगा। हाइड्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी क्लोरीन का आयनन विभव अधिक होता है, आयनन एंथैल्पी अधिक होती है, हाइड्रोजन की आयनन एंथैल्पी कम होती है। तो ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या मुक्त करेगा, H+ आयन मुक्त करेगा, और जो H+ देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन की अपेक्षा क्लोरीन का आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी अधिक होती है, अतः ऑक्सीजन का परमाणु हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इस प्रकार बंध वियोजित होकर H+ प्राप्त होते हैं।
और वे यौगिक जो H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसलिए NaOH क्षार है जबकि ClOH अम्ल है। क्रियाशीलता क्रियाशीलता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनन विभव। क्रियाशीलता आयनन विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी अधिक होगी तो क्रियाशीलता कम होगी तो क्रियाशीलता अधिक होगी। तो कम आईपी वाले तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं जैसे क्षार धातुएं, और उच्च आईपी वाले तत्व कम क्रियाशील होते हैं जैसे उत्कृष्ट गैसें। फोर्थ है कम आईपी वाले तत्व आयनिक बंध और अधिक आईपी वाले तत्व सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं।